जिस साइकोलॉजिकल वॉर को आप खेल रहे थे अपने फेवर में कि हमारी सरकार है, वहां पर हो सकता है हमारी सरकार की कुछ चले हाई कोर्ट के ऊपर और हमें बेल मिल जाए, तो तेलंगाना से आपको बेल मिल गया। अब यही चीज जो है हेमंत विश्व शर्मा पर भी लागू होता है। आपके मन में यह शंका होगी, तो मतलब कांग्रेस पार्टी जो मास्टरी कर रही है ना, अपने मामले में वो निकल जाती है और दूसरे के मामले में फंसाना चाहती है। लेकिन इनको अपने अपराध बोध तो हैं, इसलिए इनको लगा कि गुवाहाटी में बीजेपी की सरकार है और वहां हमें बेल नहीं मिलना है। इसी आधार पर इन्होंने शंका व्यक्त की सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड, हो सकता है कि गुवाहाटी में हमें बेल नहीं मिले, हमारा बेल रिजेक्ट हो जाए और हमारी गिरफ्तारी हो जाए। तो आपके दरबार में हम इसीलिए आए हैं कि आप हमें दे दीजिए, आप सर्वोच्च अदालत हैं, यहां से अगर हमको बेल मिल जाता है तो हमें हमारी जो राइट ऑफ लिबर्टी है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 इस सब का बड़ा बड़ा यहां पर चला। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया, ये सारे और रिजेक्शन के साथ साथ ये ऑब्जर्वेशन दे दिया कि प्राइवेट पर्सनालिटी को इसमें नहीं घसीटना चाहिए, उनकी पत्नी प्राइवेट पर्सनालिटी है, उनको घसीटा। और दूसरा, ये सिर्फ डिफेमेशन नहीं है, फोर्ज दस्तावेज रखने को प्रोक्यूर करने का भी एक मामला है जो उन्होंने संगीन अपराध किया है, नकली दस्तावेज बनाने या रखने या प्रोक्योर करने का। ठीक है भाई। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या कह रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष एक पॉलिटिकल राइवलरी का यह मामला है, प्रमा फेसाई। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच का एक राइवलरी है और दो नेताओं के बीच का राइवलरी है, ऐसा प्रतीत होता है। और इस पॉलिटिकल राइवलरी में बहुत सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उसका हनन हो रहा है। उसका क्या हनन हो रहा है? तो राइट ऑफ लिबर्टी का हनन हो रहा है। यहां व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है, आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी मजबूती से यह दलील पेश करता है और कहता है कि नहीं, बेल मिल सकता है, इनमें ऐसा कोई गंभीर अपराध नहीं है। और इसमें आर्टिकल 339 बीएनएस का जिक्र कर रही है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि मजिस्ट्रेट को एक ऑर्डर है और कौन कौन इसका प्रोसिक्यूशन कर सकता है उसको लेकर के। तो उसमें कहा कि ऐसी कोई ये इनके ऊपर कोई गंभीर खतरनाक धारा नहीं लगी हुई है जिसमें कि बेल नहीं दिया जा सकता है, बेल दिया जा सकता है। और ये सारे तर्क के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया। लेकिन सिर्फ बेल देना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्या की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी से बचना चाहिए था गुवाहाटी हाई कोर्ट को। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो अब टिप्पणी क्या थी, मूल बिंदु यही है कि पवन खेड़ा ने फर्जी दस्तावेज या तो बनाए हैं या कहीं से मंगवाए हैं या किसी ने इनको दिया है, और जो देने वाला है, जिनसे ये लिए हैं, उनसे पवन खेड़ा के कोई ना कोई रिश्ते हैं और ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है। और इसलिए फर्जी दस्तावेज अगर कहीं कोई बना रहा है तो इसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसके लिए पवन खेड़ा को कस्टोडियल इंक्वायरी ही करनी चाहिए, कस्टडी में ही रखना चाहिए, वरना सबूतों के साथ टैंपरिंग होगी। ये मोटे तौर से गुवाहाटी हाईकोर्ट का लब्बो लुआब है, उनके ऑब्जर्वेशन का। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, ये ऑब्जर्वेशन आपने क्यों दिया, ये गलत ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है। मूल ऑब्जर्वेशन है गुवाहाटी हाईकोर्ट का कि आपने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं या फर्जी दस्तावेज प्रोक्योर किए हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि नहीं, ये आपका ऑब्जर्वेशन अनुचित है, इससे बचना चाहिए और आपको बेल दे देना चाहिए था। मतलब ये तो राइट टू लिबर्टी जो है उसको ध्यान में रखते हुए आपको बेल ग्रांट कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, पलट दिया। अब इस पूरे प्रकरण में खेल क्या हुआ? तीन बातें सामने आई। दो स्टेट में दो अलग अलग पार्टी की सरकार है और दो अलग अलग पार्टी वाली सरकार के जो हाई कोर्ट है, जो उच्च अदालत है, वो हाई कोर्ट अलग अलग तरह का व्यवहार कर रही है, अलग अलग तरह का आदेश पारित कर रही है।
तेलंगाना हाई कोर्ट ट्रांजिट बेल देती है, गुवाहाटी हाई कोर्ट बेल को रिजेक्ट करती है, और इस दोनों के आदेश के खिलाफ जाकर के, ट्रांजिट बेल का तो नहीं खिलाफ हुआ, लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और वो बेल ग्रांट करता है। ये पूरा प्रकरण फिर हुआ क्यों? क्या ये कानूनी प्रोसेस के लिए था, या इसमें कुछ खेल बड़ा हो गया कि चलो भाई हम दोनों ट्रूस कर लेते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट आपको बेल रिजेक्ट करेगी और फिर वहां से आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट में आपको रेमेडी मिल जाएगी। तो ये जो खेल था, ये क्या नूरा कुश्ती थी चुनाव के पहले पवन खेड़ा और हेमंत बिश्व शर्मा के बीच में। हम तुम्हारे ऊपर आरोप भी लगा देंगे, फिर दूसरे दिन तुम एक्सपोज भी कर देना कि आरोप गलत है, और फिर गलत होने के बदले में हम फिर तुम्हारे खिलाफ एक्शन की बात करेंगे, फिर ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा होगा। तुम्हारी पार्टी तो हार ही रही है, हम लेकिन ये कहेंगे कि हम लड़ रहे थे उनके साथ और इसका हमें पॉलिटिकली लाभ हो जाएगा। तो क्या पवन खेड़ा एक प्रकार से हेमंत बिश्व शर्मा को मदद पहुंचा रहे थे? आपको प्रथम दृष्टया तो ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि पवन खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के बिहेस्ट पे ये सारा काम कर रहे हैं, और अगर नहीं तो आप इसका आकलन कीजिए कि ये किसके लिए लाभप्रद हुआ। दोनों के लिए। पवन खेड़ा को आखिर में बेल मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, और अब वो डिफेमेशन का केस चलता रहेगा। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि हेमंत बिश्व शर्मा और पवन खेड़ा दोनों ने में सहमति हो गई और केस वापस हो गया। इस तरह के जो डिफेमेशन वाले केस होते हैं उसमें रेयर ही जेल जाते हैं नेता। तो आप मान के चलिए कि पवन खेड़ा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी या एग्जिस्ट करेगी और इनको अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इनको जेल जाना पड़ेगा। इसकी स्थिति तो अब प्रथम दृष्टया ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 कोर्ट के 3 फैसले ने यह साबित कर दिया है कि ये दोनों पार्टियां मोटे तौर पर एक ही हैं, और एक कौन किसको फायदा पहुंचा रहा था चुनाव पूर्व, यह कहना मुश्किल है। आपको ऐसा लग सकता है, अटपटा लग सकता है यह विश्लेषण कि नहीं ऐसा नहीं है, पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था मजबूती से। अरे अगर आरोप लगाया था मजबूती से तो उन्होंने फैक्ट्स क्यों नहीं चेक किया? और अगर फैक्ट्स नहीं चेक किया तो उनका बेल कैसे ग्रांट हो गया? बहुत गंभीर मामला है। अच्छा चलिए, अब बेल ग्रांट हो गया, अब इंक्वायरी होगी, अब इन्वेस्टिगेशन होगा। मैं पक्के विश्वास के साथ कहता हूं कि अगले 6 महीने में इस मामले को आप भूल जाएंगे, आपकी स्मृति में भी नहीं रहेगी, और कोर्ट की भी स्मृति में एक खाना पूर्ति रहेगी, तारीख लगती रहेगी, दोनों के वकील महोदय जाते रहेंगे। एक टाइम आएगा जब देखेंगे कि क्या भाई ये जो आरोप था उसको वापस ले लिया है, दोनों में सहमति हो गई है। मैं आज आपको इसकी घोषणा करता हूं। याद कीजिए शरीफुल इस्लाम का एक केस। कौन शरीफुल इस्लाम? करीना कपूर और शाहरुख, सैफ अली खान, करीना कपूर के पति सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम कहां हैं? 1.5 साल होने को आ गया, शरीफुल इस्लाम की कोई जानकारी नहीं है। वो जेल में भी है या जेल से बाहर चला गया जहां जाना था, कुछ पता नहीं चला। वो इन्वेस्टिगेशन कहां है, क्या जांच पड़ताल हुई, क्या उसको सजा मिल गई, क्या हुआ नहीं हुआ? आपने सुना है शरीफुल इस्लाम के बारे में? कोई खबर अभी तक आपने सुनी कहीं से भी? जो मीडिया चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से बोलती थी मिल गया हमलावर, मिल गया, उस हमलावर का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं है आपको। ठीक उसी प्रकार से पवन खेड़ा और हेमंत बिश्व शर्मा के बीच में मेल संभव है, अब अवश्यंभावी है, मेल हो जाएगा, दोनों का काम हो गया। इसने उसके ऊपर आरोप लगाया, उसने, अच्छा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो भी अनुचित था, वो भी गलत था, दलील चली होगी। तो इन्होंने जब कहा कि भैया आपने हमें डिफेम किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए कहा कि बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, आपने जिस भाषा का, जिस शब्दावली का प्रयोग किया है वो भी अनुचित था, वो भी गैर जिम्मेदाराना है। यह भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने
दोनों के लिए विन विन सिचुएशन कर दिया कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को इस तरह से नहीं होना चाहिए, राइट टू लिबर्टी को ध्यान में रखना चाहिए, आपको ऐसे टिप्पणी करने से बचना चाहिए, ये सारी मोटी मोटी एक सरमन दे दिया। मतलब निगोशिएशन पॉइंट बन गया सुप्रीम कोर्ट सरमन देते हुए, आपका मैं बेल दे रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम वो भी दे रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा, आप विदेश नहीं भाग सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, आप जब भी विदेश जाएंगे तो अदालत की परमिशन के बिना नहीं जाएंगे। ये सारी बातें हो गई, ये तो कस्टमरी है, एक परंपरा का पालन हुआ। जब आप कोई भी इस तरह का ऑर्डर लिखाते हैं तो कुछ परंपराएं जो हैं उसमें ऐसे ही स्वाभाविक रूप से आप उसको वर्णित कर देते हैं, आपने उसका वर्णन कर दिया अपने ऑर्डर में, तो ये वर्णन हो गया कि हाँ आपको ये काम करना है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपके पास आएंगे, आप कोऑपरेट करेंगे, आप फैक्ट्स के साथ या एविडेंस के साथ कोई डिस्टॉर्शन नहीं करेंगे, उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे, उसको मिटाएंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको खत्म नहीं करेंगे, ये सब का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, ये सारे सरमन हैं, लेकिन मोटे तौर पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, सब विन विन में रह गया। ऐसा ही है हमारा जुडिशियल सिस्टम, ऐसी है हमारी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, हमारी बिरादरी। तो आप मजे में रहिए, सब चंगा सी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।